जय हिंद साथियों, वंदे मातरम, राधे राधे। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा सागर एकेडमी पे। आई होप आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आपकी तैयारी बढ़िया बेहतरीन ढंग से चल रही होगी। साथियों, आज हम एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम में जो 30 सितंबर तथा 1 अक्टूबर को परीक्षा हुई थी, उसके सभी शिफ्ट में जो इम्पोर्टेंट इंग्लिश के प्रश्न हैं पूछे गए हैं, उन्हीं प्रश्नों को हम डिस्कस करने वाले हैं। कल साथियों हमने जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ा। आज हम साथियों अंग्रेजी के प्रश्न को पढ़ेंगे और आने वाले कल में साथियों हम 25 इंग्लिश के क्वेश्चन तथा 25 जीके के क्वेश्चन पढ़ेंगे जो एसएससी एमटीएस एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। जो 30 सितंबर से साथियों अब तक का एग्जाम होगा, तो उसमें जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछे जा रहे हैं उन सभी प्रश्नों को हम आपको डेली प्रैक्टिस में करवाएंगे। तो साथियों क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। आपसे विनती है कि आप वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आपको सभी प्रश्न एकदम बेहतरीन ढंग से समझ में आएंगे। साथ ही जिन बच्चों का एग्ज़ाम हो गया है वे अपने क्वेश्चन को मिलाते चलिएगा, और जिन लोगों का एग्ज़ाम नहीं हुआ है वो क्लास को बहुत ध्यान से देखिएगा। और साथियों आप लोगों का एग्ज़ाम कहाँ पे है, किस शिफ्ट में है, आप ये ज़रूर बताइएगा कि आपका एग्ज़ाम किस तारीख को है। और साथ ही कमेंट में ये बताना कि कितने लोग एसएससी जीडी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। साथियों एसएससी जीडी वालों के लिए बहुत ही जल्द संघर्ष बैच स्टार्ट किया जाएगा। इस बैच में साथियों आपको हिंदी, जीके तथा रीजनिंग ये तीनों चीज़ें साथियों एक ही क्लास में प्रोवाइड होने वाली हैं। तो कमेंट में ज़रूर बताना कि कितने लोग एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं। साथियों हमने संघर्ष बैच का 2 पार्ट यूट्यूब पे डाला है, आप चैनल के अंदर जाकर के उसको देख सकते हैं। यदि आपको यह बैच अच्छा लगे तो प्लीज़ आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ये सभी साथियों क्लासेस एकदम निःशुल्क हैं, यूट्यूब पे ही होगी। तो जो बच्चे अभी एकदम नए हैं, एसएससी जीडी की नई तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए हमने यह बैच स्टार्ट किया था। तो कमेंट में ज़रूर बताना कि कितने लोग संघर्ष एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं। तो उनके लिए साथियों हम संघर्ष बैच दोबारा स्टार्ट कर देंगे। तो चलिए साथियों हम बढ़ते हैं अपने प्रश्न की ओर, देखते हैं कि एसएससी एमटीएस एग्जाम में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। स्क्रीन पे आपको पहला नंबर दिख रहा होगा साथियों। प्रश्न की सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। साथियों क्या बताना, हमें सिनोनिम बताना। हमने आपसे शुरू में ही कहा था कि एसएससी एमटीएस एग्जाम में साथियों सिनोनिम, एंटोनिम तथा वन वर्ड सब्स्टिट्यूट, इससे संबंधित साथियों 2-2 प्रश्न आपके एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। और साथियों एक प्रश्न पे 3 नंबर दिया जाएगा। तो यदि आपके एग्जाम में इनसे संबंधित 2-2 प्रश्न पूछे जाते हैं तो टोटल साथियों आपके पेपर में 6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यदि आप इन 6 प्रश्नों को सही करके आते हैं तो डायरेक्ट आपको एग्जाम में 18 नंबर मिलेगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है साथियों सिनोनिम, एंटोनिम। इसके लिए साथियों आप ज़्यादा से ज़्यादा वोकैब कीजिए। तो हमारा प्रश्न है साथियों सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। किसका बताना है साथियों, तो हमें हैजार्डस का बताना है सिनोनिम। साथियों बात करें हैजार्डस की, तो हैजार्डस का मतलब होता है खतरनाक। क्या होता है साथियों, तो हैजार्डस का मतलब खतरनाक होता है। या आपके एग्जाम में पूछा गया प्रश्न था कि हैजार्डस का सिनोनिम बताइए। तो आपके एग्जाम में साथियों ऑप्शन पता नहीं किस प्रकार से रहा होगा, बट मुझे इतना एग्जैक्ट पता चला कि आपके एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया था। तो जो डेंजरस होता है, रिस्की होता है, परलियस होता है, ट्रेचरोज होता है और फटाल होता है, ये सभी साथियों क्या है, तो हैजार्डस के सिनोनिम है। ये सभी साथियों हैजार्डस के सिनोनिम है। तो ये सभी आपके एग्जाम में साथियों इनमें से कौन सा विकल्प रहा होगा आप कमेंट में जरूर बताइएगा। बट आपके एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया था कि हैजार्डस का सिनोनिम क्या होगा। तो डेंजरस, रिस्की, प्रिलियोज, ट्रेचरोज और फटाल, ये सब साथियों क्या हैं, तो हैजार्डस के सिनोनिम है। चलिए साथियों प्रश्न नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। साथियों स्क्रीन पे प्रश्न नंबर 2 दिखाई दिया। प्रश्न है कि द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड इंक्रीज। किसका बताना है हमें साथियों, यहाँ पे भी सिनोनिम बताना था। किसका, तो इंक्रीज का। ये सभी साथियों में अगर आप चैनल के अंदर जाएंगे तो एसएससी एमटीएस का मैं एक अलग से प्लेलिस्ट बनाया हूँ। अगर आप उनमें जाएंगे साथियों, जो इसका प्रैक्टिस सेट है, आप देखेंगे मैं भर भर के साथियों सिनोनिम और एंटोनिम करवाया हूँ। तो इन सभी को साथियों में उसमें आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं पे आपको ये सभी प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। तो देखिए इंक्रीज का मतलब क्या होता है साथियों, तो इंक्रीज का मतलब होता है वृद्धि या बढ़ोतरी। क्या होता है साथियों, वृद्धि या बढ़ोतरी होता है इंक्रीज का मतलब। तो देखिए अब आपके एग्जाम में विकल्प क्या रहा होगा वो तो आप ही जानिए, जिन लोगों का परीक्षा था साथियों। बट इंक्रीज के साथियों सिनोनिम होता है राइज भी होता है, ग्रोथ भी होता है, एक्सपेंशन होता है, बूस्ट होता है और इन्हेचमेंट होता है। ये सभी क्या है साथियों, तो ये सभी के सभी इंक्रीज के सिनोनिम्स हैं। तो राइज, ग्रोथ, एक्सपेंशन, बूस्ट, इन्हेचमेंट, ये सभी साथियों इंक्रीज के क्या है, तो सिनोनिम्स हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये सभी प्रश्न साथियों एसएससी एमटीएस एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। साथियों यदि आपको क्लास अच्छी लग रही है तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जितने भी दोस्त आपके एसएससी एमटीएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके पास इस वीडियो का लिंक जरूर शेयर कीजिएगा। साथियों आप लोग वीडियो देख लेते हो लेकिन वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं करते हो, बहुत दुख होता है साथियों। आप
कि आपसे विनती है साथियों कि आप वीडियो देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए डेली इतना मेहनत करता हूँ साथियों, तो आपका भी दायित्व है कि चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ज़रूरी है। चलिए साथियों, हम प्रश्न नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। साथियों, स्क्रीन पे प्रश्न नंबर 3 दिखाई दिया है। प्रश्न सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ईडियम ऑफ द गिवन सेंटेंस। साथियों, क्या बताना है? तो हमें ईडियम बताना है किसका? च्यू द क्लाउड्स। इस यानी इसका मतलब क्या होता है साथियों? च्यू द क्लाउड्स यानी इसका मतलब होता है बादल को चबाओ। क्या होता है साथियों? बादल को चबाओ। इसका अगर हम हिंदी बनाए साथियों तो इसका मतलब यही होता है कि बादल को चबाओ। तो इसका साथियों एग्जैक्ट हमारा क्या आएगा आंसर कि आई थिंक स्लोली एंड केयरफुली अबाउट समथिंग, यानी मैं किसी चीज़ को बारे में धीरे धीरे और सावधानी पूर्वक सोचता हूँ। यानी च्यू द क्लाउड्स यानी बादल को चबाओ। तो बादल को चबाओ यानी साथियों इसका एक प्रकार से हम मुहावरा देखेंगे तो हमारा यही इसका एग्जैक्ट आंसर निकल के आता है। और साथियों चौथा नंबर पूछा गया था कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन सेंटेंस। इंस्पायर का मतलब क्या होता है साथियों? तो इंस्पायर का सिनोनिम पूछा गया था हमसे। तो साथियों इंस्पायर का मतलब होता है प्रोत्साहित। क्या होता है साथियों? प्रोत्साहित करना। क्या होता है साथियों? तो इंस्पायर का मतलब होता है प्रोत्साहित करना। तो ये सभी इसके साथियों क्या हो जाएंगे? तो सिनोनिम हो जाएंगे। इनकरेज, एम्बोल्डन एंड मोटिवेट, ये सब क्या है साथियों? तो इंस्पायर के सिनोनिम है। ये प्रश्न साथियों एसएससी एमटीएस एग्जाम में पूछे गए थे। तो इंस्पायर का सिनोनिम होगा इनकरेज, एम्बोल्डन एंड मोटिवेट। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा गया था। साथियों स्क्रीन पे अगला प्रश्न दिखाई दिया है। साथियों यहाँ पे प्रश्न नंबर 4 होना चाहिए था, लेकिन टाइपिंग में साथियों यहाँ पे 7 हो गया है, तो यहाँ पे 4 होगा। तो हमारा प्रश्न है कि सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ईडियम ऑफ द गिवन सेंटेंस। यानी हमें किसका साथियों ईडियम बताना था? तो ओवर द क्लाउड टाइम्स। किसका साथियों? तो ओवर द क्लाउड टाइम्स, इसका हमें ईडियम बताना था। बात करें साथियों ओवर द क्लाउड टाइम की, तो इसका मतलब होता है बादलों के पार। क्या होता है साथियों? तो इसका मतलब होता है बादलों के पार। इसका मतलब होता है साथियों बादलों के पार। तो आपके साथियों पेपर में ऑप्शन पता नहीं किस प्रकार से रहेंगे, बट इसका राइट आंसर होगा टू बी एक्सट्रीमली हैप्पी, यानी बादलों के पार। यानी कई बार लोग कहते हैं, यानी कोई भी आपका मित्र है या कोई भी होता है, कहते हैं कि इस समय तो आप बहुत बादलों के पार जा रहे हो, यानी आप बहुत खुश हो रहे हो, बहुत खुश हो रहे हो। यानी इसका मतलब होता है साथियों टू बी एक्सट्रीमली हैप्पी, यानी अत्यंत खुश होना। साथियों क्या होता है? तो अत्यंत खुश होना। इसका सही उत्तर होगा साथियों अत्यंत खुश होना। तो साथियों इसका मतलब ये होता है कि ओवर द क्लाउड टाइम्स यानी बादलों के पार होना। बादलों के पार होना मतलब अत्यधिक खुशी होना। खुशी का साथियों कोई ठिकाना ही ना रहना कि बादलों के पार हो जाना। इसका साथियों कहने का एक मतलब होता है कि ओवर द क्लाउड टाइम। तो इसका राइट आंसर होगा साथियों टू बी एक्सट्रीमली हैप्पी, यानी अत्यंत खुश होना। अगला साथियों हमारा पूछा गया था कि सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। इसका साथियों तो स्कैंटी का हमें बताना था सिनोनिम। क्या बताना था साथियों? तो सिनोनिम बताना था। तो साथियों स्कैंटी का मतलब होता है अल्प या कम। क्या होता है साथियों? तो इसका मतलब होता है अल्प या थोड़ा या कम, इसका मतलब ये होता है। तो साथियों मीगर, स्कैंट, स्किम्पी एंड स्पेयर, ये सभी साथियों स्कैंटी के क्या है? तो सिनोनिम है। स्कैंटी के सिनोनिम है साथियों मीगर, स्कैंट, स्किम्पी एंड स्पेयर, ये सभी स्कैंटी के सिनोनिम है। एग्जाम में पूछा गया था साथियों। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे साथियों प्रश्न 5 होगा, गलती से साथियों यहाँ पे टाइपिंग में 8 हो चुका है। साथियों स्क्रीन पे प्रश्न नंबर 6 पूछा गया था। प्रश्न नंबर 6 है हमारा चूज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द गिवन वर्ड। साथियों क्या? तो चूज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द गिवन वर्ड। तो साथियों हमें यहाँ पे क्या बताना था? जो करेक्ट ऑप्शन यानी जो करेक्ट स्पेल्ड वर्ड है हमें वही चूज करना था। तो देखिए ऑटोक्रेसी, डेमोक्रेसी, आर्सिस्टोक्रेसी एंड ब्यूरोक्रेसी। तो देखिए ऑप्शन ए साथियों ऑटोक्रेसी। तो ऑटोक्रेसी का मतलब होता है साथियों एक तंत्र। क्या होता है साथियों? एक तंत्र होता है। बात करें डेमोक्रेसी की, तो डेमोक्रेसी का मतलब होता है प्रजातंत्र या लोकतंत्र। क्या होता है साथियों? तो प्रजातंत्र या लोकतंत्र डेमोक्रेसी का मतलब होता है। और अगर हम देखें एरिस्टोक्रेसी, तो एरिस्टोक्रेसी का मतलब होता है उच्च वर्ग या अमीर वर्ग। क्या होता है साथियों? उच्च वर्ग या अमीर वर्ग या वंशानुगत शासन। क्या होता है साथियों? या वंशानुगत शासन होता है। और बात करें ब्यूरोक्रेसी की, तो ब्यूरोक्रेसी का मतलब होता है साथियों नौकरशाही। क्या होता है? नौकरशाही या साथियों प्रशासनिक तंत्र। क्या होता है? नौकरशाही या प्रशासनिक तंत्र होता है ब्यूरोक्रेसी का मतलब। आपके एग्जाम में साथियों प्रश्न पूछा गया था करेक्ट ऑप्शन के रूप में, तो वहाँ पे साथियों आपको दिया गया था डेमोक्रेसी का। किसका दिया गया था? तो डेमोक्रेसी का दिया गया था। तो साथियों
वहाँ पे उस समय चूज सही उत्तर हो जाता है इसका डेमोक्रेसी। तो बट हमने सोचा कि आपको एटोक्रेसी, अरिस्टोक्रेसी और ब्यूरोक्रेसी इनके बारे में भी बता दें। हो सकता है कि आने वाले शिफ्ट में इनके बारे में भी पूछ लिया जाए। तो साथियों इसका राइट आंसर वहाँ पे हो जाता है डेमोक्रेसी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। साथियों प्रश्न नंबर 10 है हमारा, चूज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द गिवन वर्ड। साथियों जैसे हिंदी में वाक्यांश के लिए एक शब्द होता है, ठीक यहाँ पे भी हमें एक शब्द चुनना था। तो देखिए हमारा प्रश्न है कि फिजिशियन एंड सर्जन हु ट्रीट्स द फुट, एंकल एंड रिलेटेड स्ट्रक्चर ऑफ द लेग। यानी इसका मतलब होता है साथियों चिकित्सक और शल्य चिकित्सक जो पैर, टखने और पैर से संबंधित संरचना का इलाज करते हैं। यानी इसका मतलब होता है साथियों चिकित्सक और शल्य चिकित्सक जो पैर, टखने और पैर की संबंधित संरचना का इलाज करते हैं। तो उन्हें क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए है यूरोलॉजिस्ट, ऑप्शन बी है पोडियाट्रिस्ट और ऑप्शन सी है जेरियाट्रिक्स और ऑप्शन नंबर डी है ऑन्कोलॉजिस्ट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर बी पोडियाट्रिस्ट। क्या होगा साथियों? तो पोडियाट्रिस्ट इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा पूछा गया था कि जेरियाट्रिक्स इज अ मेडिकल स्पेशलिटी द फोकस ऑन द हेल्थ नीड्स आर ओल्डर एडल्ट्स। तो इसका राइट आंसर हो जाता है साथियों हमारे यूरोलॉजिस्ट। अगला प्रश्न पूछा गया था, प्रश्न है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। यहाँ पे साथियों में सिनोनिम बताना है किसका? तो साथियों में फेड का बताना है। तो देखिए साथियों फेड का मतलब होता है फीका। क्या होता है साथियों? तो फेड का मतलब होता है फीका। अब हमें इसका क्या बताना है? तो सिनोनिम बताना है। ऑप्शन ए है इमर्ज, ऑप्शन बी है कॉन्सोलिडेट और ऑप्शन नंबर डी डिजोल्व और ऑप्शन नंबर डी है साथियों रिपेयर। तो देखिए साथियों बात करें हम इमर्ज की तो इसका मतलब होता है साथियों क्या? तो उभरना। इमर्ज का मतलब होता है उभरना और कॉन्सोलिडेट का मतलब होता है साथियों समांकित करना। क्या होता है साथियों? तो इसका मतलब होता है समांकित करना। और अगला है ऑप्शन नंबर सी है डिजोल्व। तो डिजोल्व का मतलब होता है साथियों भंग। क्या होता है साथियों? तो इसका मतलब होता है भंग। और रिपेयर का मतलब होता है मरम्मत करना। क्या होता है? तो मरम्मत करना। तो हमारा साथियों प्रश्न पूछा गया था कि फेड यानी फेड का सिनोनिम बताना है। तो साथियों सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी डिजोल्व। देखिए साथियों एक फेड का मतलब फीका भी होता है और भंग भी होता है और समाप्त भी होता है। भंग भी होता है और समाप्त भी होता है। तो बट उस हिसाब से अगर हम देखेंगे तो इसका राइट आंसर साथियों डिजोल्व हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों प्रश्न नंबर 13 है फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन है। बोला है कि साथियों चूज द करेक्ट फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ द गिवन सेंटेंस। यानी ही जम्प्ड उसके बाद में स्पेस का स्थान देके द पुल किया गया है। तो देखिए यहाँ पे हमारा कौन सा प्रीपोजिशन आएगा? इनटू, ऑन टू या इन। तो देखिए तो यहाँ पे हमारा साथियों आएगा ऑप्शन नंबर ए इनटू। क्या आएगा साथियों? तो इनटू आएगा। यहाँ पे होगा हमारा इनटू होगा साथियों ही जम्प्ड इनटू द पूल। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था साथियों एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस से भी संबंधित प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। इनसे रिलेटेड साथियों आपके एग्जाम में दो प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हमारा एक्टिव वॉइस का प्रश्न था साथियों ही राइट्स एन इससे, यानी ही राइट्स एन इससे। तो हमारे पैसिव वॉइस में बदलना था। तो ये पैसिव वॉइस में हो जाता साथियों एन इससे इज रिटन बाई हिम। क्या हो जाता साथियों? तो एन इससे इज रिटन बाई हिम। नेक्स्ट है हमारा एक्टिव वॉइस। ये पूछा गया था ए स्नेक बिट अ मैन, ये स्नेक बिट अ मैन। तो पैसिव वॉइस में हमारे हो जाता साथियों आ मैन वाज बिटन बाई अ स्नेक। क्या हो जाता साथियों? तो आ मैन वाज बिटन बाई अ स्नेक। यानी एक्टिव वॉइस में पहला पूछा गया था ही राइट्स ऑन इससे। तो इसका पैसिव होगा साथियों एन इससे इज रिटन बाई हिम। नेक्स्ट है हमारा ए स्नेक बिट अ मैन। तो इसका हो जाता साथियों आ मैन वाज बिटन बाई अ स्नेक। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा गया था। नेक्स्ट प्रश्न साथियों डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच से रिलेटेड एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हमारा साथियों प्रश्न नंबर 16 है डायरेक्ट स्पीच शालिनी सेड आई हैव कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट। यानी इसका इनडायरेक्ट स्पीच होगा हमारा क्या साथियों? तो शालिनी सेड डैट। क्या होगा साथियों? तो शालिनी सेड डैट शी हैड कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट। शालिनी सेड दैट शी हैड कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था डायरेक्ट स्पीच का आराध्या सेड आई कैन कैरी ऑल द बुक्स। आराध्या सेड आई कैन कैरी ऑल द बुक्स। तो इसका इनडायरेक्ट होगा साथियों आराध्या सेड शी कुड कैरी ऑल द बुक्स। अगला प्रश्न पूछा गया था कि व्हाट इज द राइट मीनिंग ऑफ द फ्रेज। तो साथियों किसका बताना था? तो ब्रोकन डाउन।
साथियों ब्रोकन डाउन का हमें क्या बताना था, तो फ्रेज बताना था। तो इसका राइट आंसर हो जाता हमारा ऑप्शन नंबर बी, स्टॉप वर्किंग प्रॉपरली। क्या हो जाता साथियों, स्टॉप वर्किंग प्रॉपरली। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है साथियों, पूछा गया था प्रश्न नंबर 19 से, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। इसका साथियों तो एक्वेस्टिक का बताना था, क्या हमें तो सिनोनिम बताना था। तो एक्वेस्टिक का सिनोनिम हमारा होता है साथियों आइडिबल। क्या होता है साथियों, आइडिबल, ये एक्वेस्टिक का सिनोनिम है। उसके बाद में फीबल, लो और नॉइजलेस, ये सब साथियों क्या है तो एंटोनाइम है। क्या है साथियों, तो इसके एंटोनाइम्स हो जाते हैं। बाकी ये साथियों इसका सिनोनिम्स हो जाएगा। इसका पूछा था साथियों तो एक्वेस्टिक का सिनोनिम्स पूछा गया था। चलिए प्रश्न नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा गया था। साथियों प्रश्न नंबर 20 है, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन ऑफ द फिल इन द ब्लैंक। फिल इन द ब्लैंक का क्वेश्चन साथियों, द टीचर कंट्रीब्यूशन राम, उसके बाद में स्पेस है हिज सक्सेस इन द एग्जामिनेशन। यानी इसका मतलब होता है साथियों, शिक्षक का योगदान राम को परीक्षा में सफलता दिलाता। यानी शिक्षक का योगदान राम को परीक्षा में सफलता दिलाता। द टीचर कंट्रीब्यूशन राम हिज सक्सेस इन द एग्जामिनेशन। अब यहाँ पे हमारा क्या आएगा साथियों, ऑप्शन ए है ऑन, ऑप्शन बी है फॉर, ऑप्शन सी है टू और ऑप्शन नंबर डी है अगेंस्ट। तो राइट आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर ए ऑन। क्या होगा साथियों, ऑप्शन नंबर ए ऑन इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 21 की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है साथियों हमारा, फाइंड द ग्रामेटिकली एरर इन फॉलोइंग सेंटेंस। साथियों हमें क्या तो ग्रामेटिकली एरर चूज करना था। तो हमारा प्रश्न साथियों, कैन यू मेक श्योर यू हैव आ करेक्ट एड्रेस बिफोर यू स्टार्टिंग ड्राइविंग। यानी साथियों इसमें हमें कहाँ पे ग्रामेटिकल एरर है, तो ऑप्शन नंबर ए है साथियों कैन यू मेक श्योर, ऑप्शन बी यू हैव और ऑप्शन नंबर सी है आ करेक्ट एड्रेस बिफोर और ऑप्शन नंबर डी यू स्टार्टिंग ड्राइविंग। तो देखिए साथियों हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, सही उत्तर हमारा चूज करना था साथियों यहाँ पे, सॉरी साथियों हमें यहाँ पे इनकरेक्ट चूज करना था, यानी ग्रामेटिकली एरर चूज करना था कि व्याकरण में कुछ त्रुटि है, जो त्रुटि हमें वही चूज करना था। तो देखिए साथियों यहाँ पे जो आ करेक्ट एड्रेस है, यहाँ पे आ नहीं होना चाहिए था, तो हमारा सही होता। देखिए यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी में है आ करेक्ट एड्रेस बिफोर, तो हमारा ग्रामेटिकली एरर ऑप्शन नंबर सी में दिखाई दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, आ करेक्ट एड्रेस बिफोर। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए प्रश्न नंबर 22 की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न साथियों प्रश्न नंबर 22 है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ईडियम ऑफ द गिवन सेंटेंस। यानी हमारा है साथियों प्रश्न द लायन शेर, यानी इसका मतलब होता है साथियों शेर का हिस्सा। क्या होता है, तो शेर का हिस्सा होता है। तो अब इसमें देखिए हमारा साथियों ईडियम है, यानी हमें चूज करना सही इसका मुहावरा क्या होगा। ऑप्शन ए है द लार्जेस्ट एंड द बेस्ट पार्ट ऑफ समथिंग, तो इसका मतलब होता है साथियों किसी चीज़ का सबसे बड़ा और सबसे अच्छा हिस्सा। और ऑप्शन नंबर बी है आ पर्सन ऑफ समथिंग, तो इसका मतलब होता है किसी चीज़ का व्यक्ति। क्या होता है इसका मतलब किसी चीज़ का व्यक्ति। और ऑप्शन नंबर सी है एन इम्पोर्टेंट डिसीजन, तो इसका सही मतलब होता है साथियों एक महत्वपूर्ण निर्णय। इसका मतलब होता है साथियों एक महत्वपूर्ण निर्णय। और ये होता है साथियों ऑप्शन नंबर डी है जो एन इम्प्रेसिव स्टेटमेंट, तो इसका अर्थ हो जाएगा साथियों एक प्रभावशाली बयान। क्या होगा साथियों, तो एक प्रभावशाली बयान। तो हमारा प्रश्न था कि द लायन शेर, यानी शेर का हिस्सा, तो शेर का हिस्सा साथियों क्या हो जाएगा द लार्जेस्ट एंड द बेस्ट पार्ट ऑफ समथिंग। द लार्जेस्ट एंड द बेस्ट ऑफ पार्ट समथिंग इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाता। चलिए साथियों प्रश्न नंबर 23 की ओर बढ़ते हैं। साथियों यदि आपको क्लास अच्छी लग रही है तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना। और जिन दोस्तों का आपका एग्जाम आगामी दिनों में है उनके पास इस वीडियो का लिंक जरूर शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों प्रश्न नंबर 23 है, प्रश्न पूछा था सिलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। क्या पूछा था साथियों, तो करेक्टली स्पेल्ड वर्ड हमें चूज करना था। ऑप्शन है साथियों रिम्बर्समेंट, ऑप्शन बी है रिम्बर्समेंट और ऑप्शन नंबर सी है रिम्बर्समेंट और ऑप्शन नंबर डी है राइम्बर्समेंट। तो क्या चूज करना था साथियों, हमें करेक्टली स्पेल्ड वर्ड चूज करना था। जो वर्ड साथियों सही है वही हमें चूज करना था। तो जो यहाँ पे साथियों ऑप्शन नंबर बी, सी और डी ये सभी साथियों इनकरेक्ट है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो हमें सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड चूज करना था, तो ऑप्शन नंबर ए रिम्बर्समेंट इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 24 की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं प्रश्न नंबर 24 में क्या पूछा गया था। नेक्स्ट है साथियों हमारा प्रश्न नंबर 24 है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन सेंटेंस। इसका बताना था साथियों, तो कॉनक्यूर का बताना था। कॉनक्यूर का सिनोनिम क्या बताना साथियों हमें,
तो कॉन्क्यूर का मतलब होता है साथियों जीतना या विजय प्राप्त करना या वश में कर लेना। इसका मतलब होता है साथियों जीतना या वश में कर लेना या अत्यधिक। क्या होता है साथियों? वश में कर लेना या अत्यधिक होता है। तो ऑप्शन ए है अटैक, ऑप्शन बी है सेपरेट, ऑप्शन सी है सरेंडर और ऑप्शन नंबर डी है डिफीट। तो साथियों कॉन्क्यूर का मतलब साथियों क्या हो जाएगा हमारा सिनोनिम? डिफीट। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा डिफीट साथियों। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था प्रश्न नंबर 25 से साथियों सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। साथियों इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड पूछा था। ऑप्शन ए पल्पेबल, ऑप्शन बी एंडेव्योर, ऑप्शन सी है रेकलेस और ऑप्शन नंबर डी रविश। तो साथियों इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पल्पेबल। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था साथियों एंटोनिम का क्वेश्चन पूछा गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों ये वाला कि व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ जीरो। साथियों जीरो का विलोम क्या होगा? देखिए ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी लॉस, ऑप्शन सी 100 और ऑप्शन नंबर डी माइनस। तो देखिए साथियों किसका बताना था साथियों? हमें एंटोनिम बताना है जीरो का। जीरो का एंटोनिम यानी विलोम क्या होगा? 1 होगा, लॉस होगा, 100 होगा या माइनस होगा। तो देखिए साथियों ये आप हमेशा ध्यान में रख के चलिएगा कि जीरो का एंटोनिम हमेशा 1 होता है। क्या होता है? 1 होता है। तो जीरो का एंटोनिम हमेशा 1 होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न पूछा गया था साथियों अब की बार एसएससी एमटीएस एग्जाम में कि व्हाट इज़ द एंटोनिम ऑफ जीरो। तो इसका राइट आंसर होगा 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था साथियों अ लॉन्ग स्पीच बाय वन पर्सन ड्यूरिंग अ कन्वर्जेशन ऑफ परफॉर्मेंस। तो साथियों बात करें इसका मतलब कि साथियों तो इसका मतलब होता है कि बातचीत के दौरान दिया गया। तो साथियों इसका मतलब होता है बातचीत के दौरान या प्रदर्शन के दौरान एक व्यक्ति द्वारा दिया गया सबसे लंबा भाषण क्या कहलाता है? ऑप्शन है प्रोलॉग्यू, ऑप्शन बी एपिक, ऑप्शन सी मोनोलॉग्यू और ऑप्शन नंबर डी एपिलॉग्यू। तो देखिए इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा साथियों? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका साथियों मोनोलॉग्यू। क्या होगा साथियों? तो मोनोलॉग्यू इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। साथियों स्क्रीन पे प्रश्न नंबर 28 दिखाई दिया है। प्रश्न की प्रिंस जेम्स बिकम यंगेस्ट हियर टू द थ्रोन एट द एज ऑफ 7। तो साथियों अगर हम इनके अर्थ की बात करें कि प्रिंस जेम्स बिकम अ यंगेस्ट हियर टू द थ्रोन एट द एज ऑफ 7। तो इसका मतलब होता है साथियों कि प्रिंस जेम्स 7 वर्ष की आयु में राजगद्दी के सबसे युवा उत्तराधिकारी बने। तो देखिए साथियों हमारा ऑप्शन दिया है या एंगेस्ट हियर टू द, ऑप्शन बी एन एंगेस्ट हियर टू द और ऑप्शन नंबर ए है ए एंगेस्ट हियर टू आ। तो इनमें से साथियों हमारा कोई भी नहीं होगा। ये साथियों हमारा ईडियम था यानी वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना था। तो देखिए यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी एन ओ टी है तो यानी नन ऑफ दीज हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा गया था। साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था। प्रश्न है हमारा सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। यानी यहाँ पे भी हमें क्या बताना है? तो सिनोनिम बताना है। तो देखिए साथियों फैटल, फैटल का सिनोनिम क्या होता है? तो इसका सिनोनिम होता है साथियों घातक। क्या होता है? घातक या खतरनाक। क्या होता है साथियों? तो इसका मतलब होता है घातक या खतरनाक। तो ऑप्शन ए है हार्मफुल, ऑप्शन बी फेथफुल, ऑप्शन नंबर सी फर्टाइल। तो देखिए साथियों फैटल का साथियों हमारा सिनोनिम हो जाएगा हार्मफुल, क्योंकि हार्मफुल का मतलब भी होता है साथियों घातक या खतरनाक। और फेथफुल का मतलब होता है साथियों वफादार। साथियों क्या होता है? फेथफुल का मतलब होता है वफादार हो जाता है। और बात करें फर्टाइल की तो फर्टाइल का मतलब होता है उपजाऊ। क्या होता है साथियों? तो उपजाऊ होता है। तो हमारा प्रश्न पूछा गया था फैटल। इसके बारे में मैं साथियों प्रैक्टिस सेट में जब करवाता था तो इसके बारे में मैं साथियों 1 या 2 बार इसका जिक्र कर चुका हूँ फैटल। तो फैटल का मतलब होता है साथियों घातक या खतरनाक। तो ठीक इसी प्रकार हार्मफुल का मतलब भी हो जाएगा साथियों घातक या खतरनाक। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा साथियों हार्मफुल। चलिए प्रश्न नंबर 30 की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था। साथियों प्रश्न नंबर 30 पूछा गया था। आज का अंतिम प्रश्न है साथियों। हमें केवल साथियों टॉप 30 प्रश्न ही मिले थे। तो देखिए प्रश्न क्या है? व्हाट इज वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर अ लाइट विंड फ्रॉम द वेस्ट। यानी इसका मतलब होता है साथियों पश्चिम से आने वाली हल्की हवा के लिए एक शब्द विकल्प क्या है? तो ऑप्शन है योंडर, ऑप्शन बी है याच्ड, ऑप्शन सी है जेफर और ऑप्शन डी है जिक्रॉन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों जेफिर। क्या हो जाएगा? जेफिर इज द राइट आंसर हो जाएगा। यानी हमारा प्रश्न था कि व्हाट इज वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर अ लाइट विंड फ्रॉम द वेस्ट। पश्चिम से आने वाली हल्की हवा के लिए एक शब्द क्या होगा? हमारे यहाँ प्रश्न था साथियों। तो इसका राइट आंसर होगा जेफिर। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो
बस साथियों प्रश्न यहीं तक थे हमारे पास। आशा करता हूँ आपको क्लास अच्छी लगी होगी। कल साथियों हम 25 जीके और साथियों 25 इंग्लिश के प्रश्न करने वाले हैं। जो प्रश्न एसएससी एमटीएस एग्जाम में पूछे जा रहे हैं उन्हीं प्रश्नों को करने वाले हैं। तो कल क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। कल वाली क्लास आप ज़रूर देखिएगा। और साथियों आज की क्लास आपको कैसी लगी? आज जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हमें साथियों मिले थे तो उन्हीं सोचा कि उन प्रश्नों को आज मैं आपको करवा दूं जो एसएससी एमटीएस एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। 30 सितंबर तथा 1 अक्टूबर को जो परीक्षा हुआ था साथियों, उसके सभी शिफ्ट के जो अंग्रेजी के क्वेश्चन थे उन सभी को मैं आपको करवा दिया। हालांकि साथियों कुछ क्वेश्चन को नहीं करवा पाया और कुछ क्वेश्चन को करवा पाया, यानी इनमें से बहुत क्वेश्चन हमारे छूट गए। लेकिन जो हमें साथियों प्रश्न मिले वही प्रश्नों को मैं सोचा आपको करवा दूँ। तो आशा करता हूँ साथियों आपको क्लास अच्छी लगी होगी। साथियों यदि आपको क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो का लिंक अपने दोस्तों के पास शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और साथियों कमेंट में ये भी बताना कि कितने दोस्त आपके या आप में से कितने लोग एसएससी जीडी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। तो प्लीज़ साथियों एसएससी जीडी एग्ज़ाम वाले बच्चे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और एसएससी एमटीएस वाले बच्चे आप ये कमेंट में बताना कि आपका एग्ज़ाम हो गया कि नहीं हो गया। यदि हो गया है साथियों तो आप अपने प्रश्न को मिला लीजिएगा, और जिनका नहीं हुआ है तो वो साथियों क्लास को ध्यान से देखिएगा और कमेंट में बताइएगा कि आपका एग्ज़ाम किस तारीख को और किस तिथि को है, ताकि मैं उसी हिसाब से आपके लिए बेहतरीन क्वेश्चन और बेस्ट क्वेश्चन को लेके आ सकूं, जिससे आप एग्ज़ाम में बेहतरीन मॉक और अंक पाएँ। तो चलिए साथियों मिलते हैं हम कल वाली वीडियो में। आशा करता हूँ आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। क्लास कैसी थी यह भी कमेंट में बताना साथियों। यदि क्लास में कोई गलती हुई होगी तो वो भी बताना, मैं उसको सुधारने का प्रयास करूँगा। वैसे तो मैं अपने तरफ से साथियों पूरा 100% देता हूँ कि आपको कोई दिक्कत ना हो। बाकी साथियों कुछ लोगों को अगर दिक्कत होगी तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा क्लास के बारे में। चलिए मिलते हैं हम कल वाली वीडियो में। तब तक के लिए साथियों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। टेक केयर, बाय बाय। मस्त रहना, अपना ख्याल रखना।